आज अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा समिति अजमेर के द्वारा समाज के विभिन्न होनहार नौजवान जिन्होंने अपनी मेहनत से राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, वहां पर समाज का, परिवार का, हम सब का नाम ऊंचा किया है। उन सब को जो आज सम्मानित हुए हैं, किन्हीं वजह से नहीं हो पाए हैं, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सूबे सिंह जी चौधरी साहब, इनका एक प्रयास सम्मानित मंच, मेरे साथ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी जो अजमेर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सरिता गहना जी जो जिला प्रमुख रही हैं, नसीराबाद में हमारा आमना सामना हुआ था जब इनको टिकट मिली थी बीजेपी की, जसाराम साहब, हमारे दोनों जिला अध्यक्षगण, हमारी बहन रमा चोपड़ा जी, तमाम सबको, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। भागीर चौधरी साहब हमारे भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं, हम सबके बीच में थे, काफी समय से थे। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से निकाल करके वो यहां आए। अच्छा लगता है जब शिक्षा के क्षेत्र में कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई प्रदेश जब आगे बढ़ता है तो मन को सुकून मिलता है। और ये शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना जीवन सुंदर कर सकते हैं, समाज को कुछ वापस हम दे सकते हैं, हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। और मैं तो इन बच्चों से ज्यादा धन्यवाद इनके परिजनों को देना चाहता हूं, माता पिता और परिवार, जिन्होंने इनको एक अवसर दिया, मौका दिया, सुविधाएं उपलब्ध कराई और जिसकी वजह से, उनकी सोच की वजह से ये आगे बढ़े हैं। आज यहां पर जब एक एक नौजवान अपने भविष्य को गति देने के लिए जब इस मंच पे आ रहा था तो मैं देख रहा था, चेहरा खिला हुआ था, सीना फूला हुआ था और हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हमारी नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ रही है। किसी भी समाज की ये पूंजी होती है, शिक्षित, संस्कारित और अच्छे लोग जो समाज में अग्रणी पंक्ति में अपनी मेहनत के बल पे खड़े होते हैं, निश्चित रूप से समाज का भी उनको बहुत बड़ा योगदान रहता है, गांव का, परिवार का, रिश्तेदारी का। लेकिन आखिरी में मेहनत तो उनकी काम आती है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में हमारे समाज के लोगों ने काफी मेहनत की, अच्छी सरकारी सेवाओं में हैं, नाम रोशन करते हैं, बिजनेस में भी आए हैं। कोई एक समय था जब पटवारी, 3rd ग्रेड का टीचर, फौज, इसके अलावा यह समाज सोचता ही नहीं था। आज आईएएस भी मिलेंगे, आईपीएस भी मिलेंगे, आईटीएस भी मिलेंगे, आईआईएम में भी मिलेंगे, यहां पर आरएस में भी मिलेंगे, खेल में भी मिलेंगे, व्यापार में भी मिलेंगे, राजनीति में भी मिलेंगे। लेकिन मैं तो 2-3 बातें कह करके इस मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि काफी समय हो गया है। हमारी बहनों को भी बोलना है। मेरे 1:30-2 बजे एक कार्यक्रम और है, काफी लोग आएंगे, तो मैं माफी चाहता हूं हमारी बहनों से कि मैं आपके बीच में बोल रहा हूं। लेकिन मुझे तो समय 1:15 का दिया गया था, 1:15 बजे मैं आ गया। मैंने कहा भाई मैं आधे पौन घंटे अपन रुक लेंगे, उसके बाद में तो जाना पड़ेगा, वहां का कार्यक्रम भी है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है।
मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ में आगे बढ़िए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, झुकने की जरूरत नहीं। जब मेहनत करोगे, ईमानदारी होगी, तो किसी के रीढ़ की हड्डी झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो मेरे नौजवान बच्चे जब आते हैं, पैरों की तरफ हाथ करते हैं, तो मैं कहता हूं नहीं, ये जमाना चला गया। आजकल ब्लूटूथ का जमाना आ गया, किसी को फेंकना हो तो फेंक दो, कि प्रणाम फेंकता हूं, ढोक फेंकता हूं, लेकिन नीचे मत झुको। समझ गए आप बात को? नीचे झुकने से क्या थोड़ा सा ऐसे आता है कि ये कोई दबा हुआ है, ये बड़ा आदमी है। बड़ा बड़ा कोई नहीं है भाई साहब। जो मेहनत करता है ना, वही बड़ा है। जो चरित्रवान है वही बड़ा है। जो ईमानदार है वही बड़ा है। और ईमानदार है ना, तभी भौकाल की तरफ तेज आवाज में बात कर सकता है, नहीं तो पिंडी धूसती है लोगों की। समझ रहे हो ना बात? अभी ये तो खुशकिस्मत हो आप लोग जो आज यहां आए हो। मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, निश्चिंत रहें आप, क्योंकि ये राजनीतिक मंच भी नहीं है। हर पार्टी के लोग हैं, हर विचारधारा के लोग हैं। जो सिलेक्शन हुआ है वो भी हर विचारधारा के लोग हैं। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं, यही प्रोग्राम होता और कांग्रेस का राज होता तो सब पे ठप्पा लग जाता। डोटासरा ने सेटिंग करके कराया है। मैं 4 साल से इस बात का जवाब देते देते थक गया, मेरे टॉन्सिल हो गया। इतनी इतनी बड़ी गोलियां लेता हूं कि भाई जो मेहनत करेगा वो सक्सेस होगा, आगे बढ़ेगा। और जो मेहनत नहीं करेगा, तेरी मेरी करेगा, दलाली करेगा, किसी की चापलूसी करेगा, तो वो नहीं बढ़ेगा। उसका क्या इलाज है? मेरे पास क्या इलाज है? मैं आज सार्वजनिक मंच से, अजमेर में है, अजमेर में आरपीएससी है, इसलिए कहना चाहता हूं, वरना मैंने 2.5-3 साल तो पहले आरोप लगते रहे, 2.5 से अब लग रहे हैं, हो सकता है और लगते ही रहे। कोई परवाह नहीं करनी। आरोप में सच्चाई नहीं होनी चाहिए, नेचर में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आरोप तो राजनीति में रहेंगे, लगेंगे। आप प्रशासनिक अधिकारी हो, जो भी फैसला करोगे, तो क्या दूसरा पक्ष अपील नहीं करेगा? वो ये नहीं कहेगा गलत कर दिया, सेटिंग करके कर दिया। और अगर आप विचलित हो जाओ कि मेरे पे ऐसे कैसे कह दिया, तो फिर तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। हम वकील थे, 18-19 साल मैंने वकालत की। 2008 में 2005 में प्रधान बना, 8 में एमएलए बन गया। उसके बाद में मैं कोर्ट में नहीं गया। 2008 में 8 तारीख को, जब 8 दिसंबर 2008 एमएलए की शपथ ले रहा था मैं, पहली बार जनरल सीट पहली बार हुई थी, तो मैंने एक शपथ जो संविधान की एमएलए बनने की होती है, उसके साथ एक शपथ ओढ़ ली थी, बोल करके कि आज के बाद में मैं इसी क्षेत्र में रहूंगा, दूसरे जो पुराना मेरा क्षेत्र है उसमें नहीं लौटूंगा, क्योंकि जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब पछाड़ खा जाए, एक बार लाड साहब बन जाए, जरूरत को नहीं भी काम की। क्योंकि मन में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मैं सक्सेस होऊंगा 100%। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि 2016 में मेरे बेटे का भी अकाउंट्स में सिलेक्शन हुआ था। आप सब सुनते होंगे, इंटरव्यू में 80 कैसे आ गए, इंटरव्यू में 80 कैसे आ गए। आज बता रहा हूं, किसी को पता नहीं होगा, उस बैच में 144 लोगों के, अभ्यर्थियों के 80 से ऊपर नंबर आए थे। 144। कोई चैलेंज हो तो मेरे से बात कर ले कोई भी आदमी। और 26 तो 80 के ऊपर या 80 आने वाले सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। और मेरी पुत्र वधू, जिसको मैं 2-2.5 साल बाद में पहचानने लगा, उसकी आल राजस्थान में 9th रैंक आई थी। 9th रैंक आई थी। पढ़ना, पढ़ेंगे तो आएंगे, मेहनत करेंगे तो आएंगे। अब किसी के पेट में मरोड़े चले तो चलो ना, अपन उनके मरोड़े मिटने के लिए चूर्ण कब कब खरीद करके देते रहेंगे इनको। आप तो बढ़ो आगे। अभी विकास भाई ने कहा, एक बात कही, मैं उस बात को तो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन वो गलती हमारे समय में हुई, हमसे हुई, और उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को मिल रहा है। दोषी हम हैं, सजा हमें देना। लेकिन बात यह है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। आज नहीं तो कल मैं देख रहा था, एक लड़का
2021 की एसआई भर्ती में हुआ, वो परीक्षा निरस्त हो गई, वो आरएस बनकर के टॉप में आया है। कौन सा था? अभी धीरे से बोला था 2021 की कौन सी निरस्त हो गई थी, कौन बच्चा था, मुझे पता नहीं। ये रहा। अब आप बताइए, उस भर्ती को भी पूरी को फर्जी बता दिया। हमने तो ये कहा था कि सरकार के पास सारे संसाधन है, डबल इंजन की सरकार है, बेईमानों को निकालो, सही को न्याय दो, लेकिन नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, व्यवस्था है, कोर्ट का फैसला हुआ, हमें सबको स्वीकार करना चाहिए। और निश्चित रूप से इन्होंने मेहनत की और आगे बढ़ करके आगे आ गए। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बात दिमाग में रखना, क्योंकि मेरा दोनों कामों से काम पड़ता है, राजनीति में भी हूं, वकील भी रहा हूं, अधिकारियों से पहले भी काम पड़ता था, अब भी पड़ता है। एक तो रेवेन्यू कोर्टों में तो ईमानदारी से पैरवी की जरूरत ही नहीं है, केवल और केवल दलाली हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। इस दलाली व्यवस्था से बचने की आवश्यकता है। भगवान ने जो आपको दिया है ना, वो 100 करोड़ 1000 करोड़ से भी ज्यादा है कि आपने अपनी मेहनत के बल के अपना डंका बजाया। बहुत है, जब जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, ये कह रहे हैं मैं तो 1000 करोड़ खर्च कर सकता हूं। कर सकते हो? कर सकते हैं। तो समाज के बहुत लोग बैठे हैं और भी बहुत लोग बैठे हैं। एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, काफी लंबी हो जाएगी। हमेशा एक दिमाग में रखना कि जो सामने न्याय लेने के लिए आया है, उसकी कभी जाति देखने की आवश्यकता नहीं है, उसका काम देखना चाहिए। ये सही है या गलत है? अगर सही है और हमारी जाति का गलत है, तो उस सही के पक्ष में खड़े रहना कभी भी दिमाग में लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो सही है तो इस बात से हिचक जाओ कि मेरे पे जाति का आरोप लग जाएगा, तो ये बेईमानी है, वो करने की आवश्यकता नहीं। कई हमारे बड़े बड़े अधिकारी हुए आज हैं, नहीं हैं दुनिया में, हमेशा एक बात कहते हैं, आगे जाति लिख के मत मिला करो मेरे पे, सरकार नाराज हो जाएगी। तो भाई या तो नौकरी छोड़ दे, जिसकी जाति जो होगी वो लिखेगा और लिख करके मिलेगा, लेकिन तेरे को न्याय की कुर्सी पे विक्रमादित्य सिंहासन पे बैठाया है, तेरे को न्याय करना है। मैं समझता हूं कि जब भी आप आगे बढ़ो तो इन सब चीजों से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे जीवन में एक अपनी कास्ट के अलावा भी बहुत अच्छा मित्र बनाओ, जिससे आपके समाज के वंचित और न्याय के लिए आने वाले व्यक्ति की आपके साथ साथ उससे भी मदद करा सको। ये करने की आवश्यकता है। मैं देखता हूं जातियों के ग्रुप बनते हैं, बनने चाहिए, लेकिन वो सामाजिक बुराइयां मिटाने के लिए और समाज में अच्छाइयां और खुशबू फैलाने के लिए होना चाहिए। उससे आपके न्याय का कोई संबंध नहीं होना चाहिए कि मेरे ग्रुप में चल रहा था इसलिए मैंने इसको टेक कर दिया, वो सही है या गलत है ये नहीं परखा, तो ये गलत बात हो जाएगी। क्योंकि देखिए, जो समाज आगे बढ़ता है, जो मेहनत करता है, कोई भी हो, समाज हो, राजनीति हो, हम जैसे कोई भी लोग हों, उन पे तरह तरह की बाधाएं आएंगी। आप भी ईमानदारी से काम करोगे तो खांचे में फिट किए जाओगे, अच्छी पोस्टिंग नहीं मिलेगी आपको, लेकिन ईमानदारी कभी मत छोड़ना। जो ईमानदारी में ताकत है वो मलाईदार पोस्टिंग में कभी नहीं हो सकती है। क्योंकि हम देखते थे कि जब बेईमानी से फैसले कोर्ट में, एसडीओ कोर्ट, एडीएम, कलेक्टर के होते थे, तो जब हम 5 वकील उस अधिकारी से मिलने जाते थे, जसाराम जी, तो वो आंख नहीं मिलाता था। तो कहता था बाद में बात कर लेंगे वकील साहब। मैं कहा बात कुछ नहीं, यही करनी पड़ेगी आपको बात। और जो ईमानदार होता था ना, तो हम डरते थे। मेरा काम पड़ता था, मैं जसाराम जी को कहता, विकास जी को कहता, यार एक बार आप बात करो, आप आगे हो जाओ, दूसरा आगे नहीं होता था। इसलिए ईमानदारी में, सच्चाई में वो ताकत है कि जैसे गोविंद डोटासरा पूरे देश में कॉलर ऊंची करके घूमता, वैसे घूमने की आवश्यकता है। आई थी ना मेरे तो ईडी आई थी, दोबारा भी चुनाव से 2 महीने 4 महीने पहले आएगी, मैं लिख के दे रहा हूं, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं समाज के लोगों को
कि नाक पे मक्खी नहीं बैठने दूंगा, इस कुर्ते पे काला धब्बा नहीं लग सकता। मैंने ओपन चैलेंज कर रखा है कि सरकार के पास में सारे संसाधन है, डबल इंजन है। अगर हम लोग जो राजनीति में सार्वजनिक जीवन में है, अगर हमने कहीं भी किसी भी रूप में बेईमानी की है, तो आपका धर्म बनता है कि उस बेईमान को निकाल करके जेल के सलाखों में भेजो। ये कहने की हिम्मत है, जिस दिन आ जाएगी उस दिन मान लेना कि चाहे पैसे हो नहीं हो, सब कुछ है आपके पास में, आपको दुनिया सैल्यूट करेगी। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप सब लोग आए हो, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है इसलिए मैंने राजनीति की बात नहीं की, लेकिन एक समाज में जो संदेश देने की आवश्यकता है, और एक मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी समाज के, किसी भी दूसरे समाज के व्यक्ति से कभी नफरत जिंदगी में मत करना कि ये समाज अच्छा नहीं। व्यक्ति खराब हो सकता है, वो अपने समाज का भी हो सकता है, दूसरे समाज का भी हो सकता है, लेकिन समाज कभी भी खराब नहीं होता है, कोई समाज खराब नहीं होता है। इसलिए सबकी सैल्यूट करो, आदर करो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, अपना नाम रोशन करो। और जो नए पीढ़ी आ रही है ना हमारी, आप बन गए, अच्छी बात है, आपको सिस्टम ने सपोर्ट किया, माँ बाप ने किया, समाज ने किया, सबने किया, लेकिन अब आपकी और हमारी भी ड्यूटी है कि हमें अग्रिम पंक्ति में अगर बैठाया इस समाज ने, तो इस समाज को भी हमें वापस देने की आवश्यकता है। ये नहीं मेरे जयपुर में भी मकान हो जाए, मेरे दिल्ली में भी हो जाए, बॉम्बे में हो जाए, दुबई में भी व्यापार कर लूं, ये चलता रहता है, होगा हो जाएगा। लेकिन जो समाज जो हमें आदर्श मान करके चलता है, आज सम्मान कर रहा है, ये सारे जो पगड़ी वाले बाबा बैठे हैं ना, ये इसलिए सम्मान कर रहे हैं कि ये नौजवान अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है, इसको सैल्यूट करने के लिए आए हैं। तो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी आप क्या दोगे, उनको अच्छी राय दो, उनको कोचिंग एक तरीके से बताओ कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे पढ़ना है। मेरा बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था जो अकाउंट्स में है, तो कई मित्र आए कि साहब नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तो उसने मेरे को उड़ामा दिया कि मैं दिल्ली, मेरा बहनोई आईआईटी में प्रोफेसर है, वहां वो आईएएस की तैयारी करने गया था, तो क्या आपने वहां से ले आए और इस आईएएस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा आईएएस में हो जाता। मैंने कहा मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, तू पहले आईएएस बन के बता, फिर मैं आईएएस की तैयारी करा दूंगा। वो नहीं करा पाया, मेरी गलती है, वो अलग बात है। लेकिन जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, हिंदी के कारण से नहीं हुआ, तो मित्रों ने कहा कि ये हिंदी है ना, ये हिंदी बिंदी ला देती है, इसलिए हिंदी की तैयारी अलग से करो, और उन्होंने तरीके बताए और सेकंड अटेम्प्ट में वो अकाउंट्स में सिलेक्शन हो गया। वो अलग बात है कि आज भी कहते हैं कि सेटिंग से हो गया, वो उनकी सोच है, वो उनकी सोच है। मैं उनको कहता हूं कि कभी यार अंग्रेजी में, हिंदी में, और तो कोई भाषा ज्यादा, इटालियन तो उसको आती नहीं है, कभी साथ साथ कर लो, कोई ज्ञान की बातें कर लो, पता लग जाएगा। विधानसभा में एक दिन मौका दे दो कि भाई इससे बुलवाओ, कोई पूछो, कुछ बात करो, चर्चा करो, अपने आप पता लग जाएगा। रिटर्न से इंटरव्यू का कोई संबंध नहीं होता है, रिटर्न से कभी इंटरव्यू को आप कोरिलेट नहीं कर सकते। रिटर्न अलग चीज है, इंटरव्यू आपका व्यक्तित्व परखा जाता है, आपकी हाजिर जवाबी, आपको का कॉन्फिडेंस, ये परखा जाता है। और आज से नहीं है, जब से सिस्टम शुरू हुआ तब से। पहले कोई स्क्रीनिंग होती थी, उसमें तो बेईमानियां कर देते थे, लेकिन आज तो जो जाता है वो जाता है। वो अलग बात है कि भाग्य से उसके सामने क्या परोसा जाता है, कौन बोर्ड रहता है, कैसे उसकी सोच है। अभी तो मैंने सुना है कि तेजा जी का एक दो बोर्ड में, तेजा जी क्या थे, तेजा जी के बारे में बताओ, तो हमारे लोगों ने खुल करके बता दिया और वहीं फेल हो गए। ये भी हुआ है। अब मैं तो कहता हूं भाई तेजा जी, फैजा जी वैसे ही मानो अपने लोग देवता हैं, लेकिन इंटरव्यू में तेजा जी को कहना कि भाई मुझे पता नहीं है, मैं बाद में बता दूंगा, इस क्वेश्चन में कांटा मार दो, वरना तो ये सुन करके ही वहां पर गड़बड़ हो जाती है। ये दुर्भाग्य है, हमारे सिस्टम का दुर्भाग्य है कि जाति के आधार पर अगर फैसले होने लगे, चाहे राजनीति हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था हो, जाति के आधार पर फैसले होने लगे तो हम समाज को वो चीज नहीं दे पाएंगे जिससे समाज अपेक्षा करता है। ये जो 80-80, 90-90 साल के जमीन का सीना चीर करके, जमीन बेच करके, माओ ने गहने बेच करके लोगों को पढ़ाया है, और वो पढ़ाया तो उसको उस मेहनत और उसका मिलना चाहिए, उसको किसी भी तरीके से जाति से नहीं देखना चाहिए। आप सब आए हो, आपका पुनः सम्मान, सम्मानित मन से मैं माफी चाहता हूं, सबके नाम भी नहीं ले पाया होगा,
आप बोलते उसके बाद में बोलता अच्छा लगता, लेकिन मेरा एक कार्यक्रम है। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि जहां भी हमारी आवश्यकता हो सच्चे काम के लिए, कोई बेईमानी से प्रताड़ित करे, जाति के आधार पर